रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम कर रहे हैं आरपीटी एक्ट के ऊपर स्पेशल सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 के बारे में। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं चैप्टर 10 पर। चैप्टर 10 जो बात करता है वो सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम जानेंगे कि स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है और इसमें क्या क्या खास है, और इस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ अनाबरम सर हैं, जो एकेडमिक हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आप लोगों का हमें बहुत प्यार मिल रहा है इस सीरीज पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ आपके ओपिनियंस भी आते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अनाबरम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच दानिश जी, और वेलकम टू ऑल द रेडियो ऑडियंस। चैप्टर 10 पर हम आए। इससे पहले चैप्टर 9 में हमें किसी ने एक प्रश्न किया था कि आपने उस शो में बताया था कि चैप्टर 9 में जो सर्टिफिकेशन को रिन्यूअल का डेट था वो नॉट लेस देन 60 डेज आपने बताया था। लेकिन हमें एक एडवोकेट का मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, 6 महीने पहले आपको रिन्यूअल करवाना है। तो वुड यू लाइक टू कोर्स करेक्ट दिस? अगर जी उससे कमेंट्स आने पहले एक फैक्चुअल बता देने दीजिए कि सर्टिफिकेट होल्डर शैल अप्लाई फॉर अ रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 60 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। ये बात फैक्चुअली कहा गया है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। हम यहाँ से आपको वहां से जो इन्फॉर्मेशन था वो बताया है। लेकिन एडवोकेट वो प्रॉबली, आई एम जस्ट गेसिंग, इसका मतलब ये है कि योर रिन्यूअल शुड नॉट बी, यू शुड अप्लाई एटलीस्ट बिफोर 2 months, नॉट लेस देन 60 डेज का मतलब है एटलीस्ट नॉट लेस देन 2 months। आपको फिर ये याद दिला दें कि पूरा रूल्स, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट की जो भी अथॉरिटी पावर है वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, राज्य सरकारों के पास। हो सकता है जो एडवोकेट साहब ने किसी स्टेट की रूल देखकर, किसी स्टेट की जिस सेक्शन के आधार पर रूल किया गया होगा, उस स्टेट को प्रॉबली उन माइंड में रख के आपको कमेंट भेजा होगा। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कोई राज्य सरकार उसको एक्सटेंड कर सकता है, मतलब 1 साल कर सकता है और 3 महीने कर सकते हैं और 6 महीने भी कर सकते हैं, लेकिन रिन्यूअल पीरियड 2 महीने से कम नहीं हो सकता, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। राइट, प्रॉबली या बिकॉज दिस स्टेट जो रूल करने वाले वो पावर है हर एक राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास नहीं है। तो ये रूल मैं समझता हूँ हर एक स्टेट की डिफर हो सकती हैं। प्रॉबली ही हैज समथिंग इन माइंड, बट one key point is, since Act says not less than 60 days, का मतलब है
nobody will have a time less than 2 months, but it should always be more than 2 months. Probably बिल्कुल। that is where you have. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ये एडवोकेट साहिबा हैं, तो यहाँ पे ये करेक्शन कर देते हैं जिनका कमेंट आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं चैप्टर 10 की, और सेक्शन है इसमें 56 जो बात करता है गाइडलाइन फॉर असेसमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। Chapter 10, which begins from chapter section 56 to section 59, जहाँ आपको 4 सेक्शन है, बहुत ब्रीफ सेक्शंस हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए होगा, मैम बता देंगे जाते जाते। Probably this would be a shortest recording we would have on the act. Let's see and try and see how far it would be. Number 1, इस सेक्शन की टाइटल पर आप थोड़ा सोचना होगा। उसका ये साफ सीधा कहा था, सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। इसमें यह नहीं कहा गया सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, नहीं कहा गया। इट डिड नॉट से सर्टिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इट सेड सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। आपको याद होगा तो पहले ही चैप्टर में हम उसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा किया था। उसका मतलब हम ये, अगर उसमें से एक पर्टिकुलर बात हम दोहराना चाहते हैं, वो क्लॉज ZC ऑफ सेक्शन 2, क्लॉज ZC ऑफ सेक्शन 2, उसमें कहा स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी मींस एनी डिसेबिलिटी मेंशन्ड इन द शेड्यूल। उसका मतलब है जो आपकी सर्टिफिकेट की बात, जहां तक सर्टिफिकेट की बात होती है इस एक्ट में, वो सर्टिफिकेट है जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज आपकी शेड्यूल में मेंशन किए हैं, उस डिसेबिलिटीज के ऊपर, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा भी नहीं। मतलब है कोई अगर हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लाया, पहली कंडीशन आपकी होगी ये डिसेबिलिटी आपको शेड्यूल में है या नहीं, वो देखना होगा। अगर शेड्यूल में नहीं है वो डिसेबिलिटी, मतलब वो लीगली, जो अमेरिका और यूके जैसे देशों में उसको लीगल डिसेबिलिटी कहते हैं, लीगल ब्लाइंडनेस, लीगल डेफनेस, जो भी है लीगली डिसेबल्ड कहते हैं उसको। अपने पास स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का मतलब है लीगली डिसेबल्ड। कुछ और बहुत तरीका डिसेबिलिटीज हैं, आपको मिल सकते हैं। बहुत तरीके डिसेबिलिटी को डॉक्टर्स भी हमेशा सर्टिफाई करते रहते हैं। उस डिसेबिलिटी से इस एक्ट को कुछ लेना देना नहीं है। हम एक्ट पर वही डिसेबिलिटी की देखेंगे, वो स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। सो इसीलिए जो गाइडलाइंस की बात हम करने वाले हैं, वो गाइडलाइंस शेड्यूल के अंदर जो भी डिसेबिलिटी स्पेसिफाई की गए हैं उसी के बारे में है, और दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। देयरफॉर द एक्ट, the title of the chapter is also very clear. This is a certification of specified disabilities की बात है। दूसरी बात ये है कि ये certification of specified disabilities आपको ये नहीं कह रहे हैं कि certification itself is not a license for you to claim benefits under the act. अगर कोई डॉक्टर के पास गए हमके ब्लाइंडनेस के लिए, फॉर एग्जांपल मैं ब्लाइंडनेस की एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ऑर्थोपेडिकली भी होगा, डॉक्टर ने सर्टिफाई करेंगे हमको पास 30% डिसेबिलिटी है। सर्टिफिकेट मिलना एक बात है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने का ये मतलब नहीं है कि आपको इस एक्ट के अंदर कोई हक है। वो जब भी आपको हक मिलेगा तब आपको अबव 40% जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात आती है। और इस गाइडलाइंस हम जाएंगे पहली सेक्शन 56 पर। इंटरेस्टिंगली सेक्शन 56 साफ सीधी बात है। आई थिंक दिस इज अ सेक्शन दैट एवरीबडी हैज टू मेमोराइज। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इशू गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी इन ए पर्सन। वो मुझे लगता है कि हर एक शब्द उसमें बहुत प्रामुख्य की बात बनती है। Central government shall notify guidelines for the assessment of extent of specified disability। मतलब डॉक्टर की सिर्फ यही ड्यूटी होती है कि स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति के अंदर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, अगर है तो क्या एक्सटेंट है, क्या परसेंटेज, बस। मतलब जितना परसेंट वो उनको लगेगा
असेसमेंट के आधार पर उस असेसमेंट दे देंगे, उसके बाद डॉक्टर की काम बस हो जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, और दैट इज नॉट हिज पॉइंट, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स। और दिस ड्यूटी इज पर्टिकुलरली कास्ट ऑन, ये गाइडलाइंस नोटिफाई करने की जो ड्यूटी है इस सेक्शन के अंदर, वो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी क्लियरली आपको कानून कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब है केंद्र सरकार ही करना होगा, और कोई किसी के पास ये अधिकार नहीं है। कोई राज्य सरकार कर सकता और कोई और कर सकता है, सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही ये पावर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट बनती है? आपको 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अगर उस पर जाएं, उसका मतलब उसमें कहा गया था मेडिकल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में डिसेबिलिटी मीन्स एनी डिसेबिलिटी नॉट लेस देन 40% एज सर्टिफाइड बाय मेडिकल सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के डेफिनेशन में अगर जाके थोड़ा सामने जाके देखेंगे, उसमें गया था सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज shall be constituted by appropriate governments, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार। सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन बनेगा, कौन होना है, वो राज्य सरकार के पास पावर था एज लॉन्ग एज 1995 एक्ट आपकी अमल पर थे। इसीलिए लेकिन उस पावर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर पूरा बदल कर केंद्र सरकार की हाथ पर लिया गया था। मतलब जो भी एक्सटेंट, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई बिहार में एक तरीका का गाइडलाइंस था, आंध्रा में एक तरह का गाइडलाइंस था, लेकिन सर्टिफिकेशन जब सर्टिफिकेट सब लोग सर्टिफिकेट ला रहे थे, उसका गाइडलाइंस का कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था। खास करके कोई केंद्र सरकार, कोई जॉब है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, कॉलेज की एडमिशन है, एक तो बिहार से एक सर्टिफिकेट लाएगा और आंध्रा से और एक सर्टिफिकेट लाएगा, तमिलनाडु से और सर्टिफिकेट लाएगा, और कोई मैच ही नहीं होता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कोर्ट्स भी कुछ करना ही पाया, क्योंकि उसमें तो पावर बहुत दोनों के पास था एज पर एक्ट। सिर्फ अमेंडमेंट ही एक ऑप्शन था, लेकिन अमेंडमेंट तो नहीं हो पाया। लेकिन ये तो बात अच्छी हुई थी कि वो बात बहुत सीरियसली बात थी। तो देयरफॉर सेक्शन 56 बिकेम ए नेसेसिटी कि भाई अब जो भी गाइडलाइंस होगा, गाइडलाइंस जिस तरह सर्टिफिकेट इशू करना है, वो सर्टिफिकेट इशू करने का गाइडलाइंस है सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। इंटरेस्टिंगली आफ्टर द रूल्स, हम फिर एक्ट दिलाने दें आपको कि आपको एक्ट आया अप्रैल 19, 2017 से एक्ट आया था। जून 15, 2017 में रूल्स आए थे। उसके बाद द नेक्स्ट प्रोमिनेंट स्टेप था द नोटिफिकेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी और 4 जनवरी 2018। 4 जनवरी 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने आपको लगभग 117 की पेज की गाइडलाइंस आई थी, किस डिसेबिलिटी को किस तरह से सर्टिफाई करना होगा, एसेस करना होगा और सर्टिफाई करना होगा। इनफैक्ट 4% रिजर्वेशन एंड ऑल अदर थिंग्स केम आफ्टर दिस। तो जनवरी 4, 2018 में ये गाइडलाइंस आया। उसके बाद जनवरी 15, 16 उसके समय ये दूसरी जो भी वो आया वो उसके बाद ही, बिकॉज almost everything related to disability has undergone a change under RPWD Act 2016. Therefore certificate guidelines की एक बहुत importance बनी थी। तो सरकार भी बहुत टाइम ली थी, क्योंकि a lot of things had to be clarified at that point of time. But all said and done, you now have extensive assessment guidelines notified by the central government. इसी guidelines को सब फॉलो करना है और कोई और आपको ऑप्शन नहीं है। That's an important thing. Therefore, Section 56 is an important landmark, which is not part of, which is in some senses a great change from PWD Act 1995. Right. तो दो चीजें आपने इसमें कही। एक तो डॉक्टर का सिर्फ काम है आपकी डिसेबिलिटी को असेस करना कि आप कितने % डिसेबल्ड हैं जी, और डॉक्टर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं होगी, उसका काम सिर्फ असेस करना है। द रोल इज ओवर। उसके बाद आपने कहा कि जो पैमाना होता है डिसेबिलिटी को सर्टिफाई करने का,
उसको आरपीडी एक्ट में अब यूनिफॉर्म कर दिया गया है। पूरे इंडिया में हर जगह पे एक ही तरह का प्रोसीजर होगा किसी भी डिसेबिलिटी को सर्टिफाई करने का, राइट? थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कहें कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी डॉक्टर के पास नहीं है तो थोड़ा गलती होगी। सर्टिफाइड डॉक्टर करेंगे, लेकिन सर्टिफाई ये नहीं कहेंगे भाई ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ये है, वो डॉक्टर नहीं करेगा। सिर्फ उनका ड्यूटी ये होगा परसेंटेज क्या है जी। जब मेजरेबल डिसेबिलिटी है तो उसमें मेजर्स लिखेंगे, कितना दिखेंगे कितना नहीं। अगर मेजरेबल डिसेबिलिटी नहीं है तो तब वो मेजर करके परसेंटेज लिखेंगे, राइट। परसेंटेज लिखने के बाद वो परसेंटेज किसके लिए क्या वैलिडिटी होगा वो सरकार ने जाहिर किएगी। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी लीगली स्पीकिंग डॉक्टर ही रहेगा। वो नहीं कह सकते हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो नहीं है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज अ डॉक्टर, बट गाइडलाइंस आर अबाउट असेसमेंट। डॉक्टर की सिर्फ ड्यूटी, क्योंकि ये इसलिए मैंने कह रहा हूं, अगर पीडब्ल्यूडी एक्ट में अगर देखेंगे साफ सीधा लिखा था डिसेबिलिटी मीन्स समवन हु इज बीन सर्टिफाइड बाय द डॉक्टर। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया, सिर्फ डॉक्टर का ड्यूटी होगा असेस करने का। वो सर्टिफिकेट देने के बाद वो सर्टिफिकेट किसके लिए वैलिड है किसके लिए वैलिड नहीं है, देन यू हैव टू कम बैक टू द एक्ट एंड यू हैव टू गो बैक टू द रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इसमें एक चीज जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार इस चैप्टर को सुन रहे हो, पिछले चैप्टर ना सुने हो उन्होंने। तो जब हम स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं शेड्यूल में, तो ये 21 डिसेबिलिटीज जो आरपीडी एक्ट में उस सब के लिए है, राइट? जी जी, यस यू राइट जी, यस। जो भी शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल में, क्योंकि देखिए आज 21 डिसेबिलिटी है, लेकिन कल कुछ ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल अमेंडेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरी नहीं है। कभी भी केंद्र सरकार, जब केंद्र सरकार चाहेगी तब उसको अमेंड करके किसी डिसेबिलिटी को वहां से निकाल सकती है या कोई नया डिसेबिलिटी को वहां पे इनकॉर्पोरेट भी कर सकती है। बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में 21 डिसेबिलिटी है, तो ये सर्टिफिकेशन तमाम डिसेबिलिटीज के लिए, तमाम के लिए, यस यस, जो भी शेड्यूल में आपको डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड है सब लोगों के लिए सर्टिफिकेट गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 57 डेजिग्नेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। 57 भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। हम 56 के बारे में बात करते हुए ये बहुत साफ सीधा कहा कि भाई असेसमेंट गाइडलाइंस इश्यू करने की पावर सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, लेकिन सर्टिफिकेट इश्यू करने वाले रिक्विजिट पर्सनल जो है, अगर कहा सर्टिफाइंग डेजिग्नेशन ऑफ डेजिग्नेटेड सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो भी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगे। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य या केंद्र सरकार ने कहेगी। मतलब पावर वो वहां पर है जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास है। मतलब उसमें दो चीजें होती हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। एक है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब किस जगह में आप रहते हैं उस समय आप और जब जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह किस हॉस्पिटल के अंदर आएगा और किसके पास आप जाके सर्टिफाइड लेना होगा, वो तय करेंगे केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस वो लोगों की लोकेशन के आधार पर। मतलब ज्यूरिसडिक्शन ऐसा नहीं है कि आप पंजाब में रहते हैं यूपी में सर्टिफिकेट लेंगे, ऐसा अब नहीं चलेगा। वो हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा तय किए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है वो लोगों के पास आप जाके कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में बैठ के आप सर्टिफिकेट लेने के लिए स्वावलंबन आई थिंक स्वावलंबन इज राइट, स्वावलंबन वेबसाइट में जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट और किस लोकेशन पर आएंगे वहां जाना होगा और किस हॉस्पिटल आपको आपके डेजिग्नेटेड आधार पर आएगा वो भी आपको सेलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर ही देंगे। एक ऑप्शन देगा, 2-3 ऑप्शंस देगा, उसमें आपको हॉस्पिटल आप सेलेक्ट करना होगा। उसका मतलब है कि इससे पहले वाले केस नहीं है, नो लॉन्गर। ज्यूरिसडिक्शन भी अब बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं। मतलब पूरा सरकार फिक्स करेगी कौन सी हॉस्पिटल में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज में की एड्रेस है आपके पास और वहां से अगर आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, आप स्वावलंबन जिसमें जाएंगे और उस हॉस्पिटल, कौन सी हॉस्पिटल आपको एलिजिबल है वो वेबसाइट ही दिखाएगी। अगर फॉर एनी रीजन कोई गलती हॉस्पिटल में भी अगर आप अप्लाई कर दिए हैं, हम केसेस देखे थे दिल्ली में खास करके, हॉस्पिटल ने ही फोन करके आपको बोलेंगे या तो ना आपको कमेंट लिख के बता देंगे कि भाई हम आपकी जूरिसडिक्शन, आप हमारी जूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड वेरी केयरफुली देयरफॉर वी हैव टू सेलेक्ट। इससे पहले ऐसी वाली स्थिति नहीं थे और कहीं भी जाके आप मोस्ट लाइकली अगर कोई दिल्ली में है तो दिल्ली में किसी हॉस्पिटल पे आप जा सकते थे उससे पहले और सर्टिफिकेट ले सकते थे वहां पे। नहीं, अब ऐसे नहीं चल रहा है। और कोई ऑल्सो वन इज जूरिसडिक्शन, ये जूरिसडिक्शन यूजुअली वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, वो लोगों की गाइडलाइंस पर तय किया जाएगा। नंबर 2, टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच सर्टिफिकेट कैन बी गिवन अगेन इज डिसाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल। टर्म्स एंड कंडीशंस की क्या बात होती है? फॉर एग्जाम्पल आप आंध्रा तेलंगाना में आइएगा, उसके वहां पे एक सिस्टम है, वो आप सर्टिफिकेट, आप ऑफलाइन की बात है ही नहीं, सिर्फ आप ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट ही लेना होगा। उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो ई सेवा में जाना है, वहां पे अप्लाई करना है, वो लोग टाइम देंगे, उस टाइम पर ही जाना होगा। और कोई तमिलनाडु वैसे स्टेट्स हैं उसमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, वो लोग थोड़ा लिबरल है। आप चेन्नई में भी सर्टिफिकेट ले लो, नहीं तो कहीं और सिटी में जाकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आई थिंक ऑल दिस फ्लेक्सिबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस, किस तरह अप्लाई करेंगे और किस डेट पर, किस वीक पर अब जाना होगा और कौन सी हॉस्पिटल में ये प्रोविजन है सर्टिफिकेट देने की, ये सब केंद्र सरकार या राष्ट्र सरकार के पास इक्वल पावर है, वो लोग तैयार करेंगे jurisdiction and the terms and conditions of certification. और इंटरेस्टिंगली requisite qualifications सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस में मेंशन किया गया था, कौन सी डॉक्टर कौन सी डिसेबिलिटी को सर्टिफाई कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। वो तो ऑलरेडी आपकी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में है, लेकिन उस पर्सन कौन होगा, ये पर्सन और किस हॉस्पिटल में बैठेगा, वो केंद्र राज्य सरकार तय किएगी, किया जाएगा और वो लोग आपको नोटिफाई करेंगे। और दिस इज बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। देयरफॉर यू द पावर of assessment, notifying assessment is with the central government, but the power of notifying jurisdiction, terms and conditions and personnel of certification, medical personnel of certification, ये राज्य सरकार के पास होगा। So that's an important change. Yes, Danish. Right. तो मोटा मोटा ये है कि अब ऑनलाइन कर दिया गया सिस्टम। अगर आपको पहले आपको फाइल भरनी पड़ती थी, अब आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, वहां पे पूरी डिटेल आ जाएगी, आपका डॉक्टर कौन है और हॉस्पिटल क्या है, तो वो वहां पे आपको जाके क्लियर हो जाएगा कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी। खास करके आजकल तो स्वावलंबन आया है, स्वावलंबन के पास आपके पास इतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, देन बेसिकली यू हैव टू गो टू द वेबसाइट। बट इंटरेस्टिंगली ये है, स्वावलंबन में हम ये देख रहे हैं, खास करके स्वावलंबन इज मोस्टली is based on your former certified. अगर unless and until you are applying afresh, पहली बार अगर disability certificate अप्लाई कर रहे हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन ऑलरेडी आप सर्टिफाइड है पुराने गाइडलाइंस के अंदर, तो पहली कॉलम ये होगा कि भाई आपकी सर्टिफिकेट कौन इश्यू किया और क्या है आपका सर्टिफिकेट। Then they will send it back to that particular hospital, get the report, and then these people will assess if need be, और अब assessment की जरूरत नहीं है तो then they will issue a certificate. So in some senses assessment जो स्वावलंबन वेबसाइट पे जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो it is based on the old your old certificate. Right. तो क्या फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं स्वावलंबन पे? जी, दो ऑप्शन है। जब स्वावलंबन वेबसाइट में जाएंगे, पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल्स फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, आर यू एन एग्जिस्टिंग सर्टिफाइंग होल्डर और आर यू अप्लाइंग अ फ्रेश। ओके, सो वो दोनों में किसी आपको सेलेक्ट करना होगा, then you will have the options. Right. चलिए अगला सेक्शन भी इससे रलता मिलता ही है, प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। Yeah, this is also very important. Section 58. Section 58 is a very important one. इसमें कम से कम 4-5 बातें हैं। पहली बात है,
आप सर्टिफिकेट अप्लाई करने की जो फॉर्मेट है वो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी नोटिफाई की गई है, जो 4 जनवरी 2018 नोटिफिकेशन में। उसी नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट है, रूल्स के अंदर भी एक सर्टिफिकेट की फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पर आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। अब बिहार, पंजाब, तमिलनाडु कहीं भी हो, आपकी सर्टिफिकेट फॉर्मेट एक ही होगा। एज आई सेड बिफोर, इससे पहले हम कहे थे, क्योंकि एक जो कंफ्यूजन था अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1994, उसको दूर करने की बावजूद पर खास करके ये यूनिफॉर्म फॉर्मेट निकाला गया। सो यू हैव द सेम फॉर्मेट। आई थिंक देयर आर अबाउट 7 फॉर्मेट्स डिपेंडिंग ऑन योर डिसेबिलिटी। यू हैव टू पिक अप एनी वन ऑफ दोज फॉर्मेट्स एंड अप्लाई फॉर इट। एंड नंबर 2, आप जहां चाहें वहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले जो हम कहे हैं उसी बात इस सेक्शन में फिर री एम्फसाइज की गई है कि भाई आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन में आप आते हैं, जो ज्यूरिसडिक्शन आपकी एप्लीकेबल है, जो हॉस्पिटल आपको एप्लीकेबल है, उसी हॉस्पिटल की ज्यूरिसडिक्शन पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट हैज टू बी अगेन केयरफुली केप्ट इन माइंड। नंबर 2, वंस यू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल की अथॉरिटीज ने अंडर रेलेवेंट गाइडलाइंस, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही आपको एसेस करके क्या डिसेबिलिटी, कितने डिसेबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी है, आपको एसेस करके एक सर्टिफाई कर सकते हैं। और विद इन सच जो भी टाइम पीरियड है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक बात, 2 बात फिर, एक है असेसमेंट गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने जो किया, वो असेसमेंट गाइडलाइंस के आधार पर, और टर्म्स एंड कंडीशंस जो राज्य सरकार ने की होगी उस टर्म्स एंड कंडीशंस पर, ये दोनों कंसिडर करते हुए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज आपको सर्टिफिकेट देंगे। या कितने सर्टिफाई, जितने परसेंटेज है और क्या डिसेबिलिटी है, वो आपको सर्टिफाई मेंशन करते हुए सर्टिफाई देंगे। और अगर आपके पास डिसेबिलिटी कोई नहीं है, ये कि एक बार ये हो सकती है, आप कौन सी, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बच्चे को ले जा सकते हैं, कि ले जाएंगे, बोलेंगे कि इस बच्चे में ऑटिज्म है, डॉक्टर को लगे कि भाई उसके ऊपर ऑटिज्म है ही नहीं, दैट ऑल्सो हैज टू बी गिवन टू यू इन राइटिंग। इससे पहले ऐसे नहीं होता था। अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो डॉक्टर ने कहा था भाई आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, आपको लेके जाओ। इस कानून में साफ सीधा एकदम साफ किया गया है, अगर डिसेबिलिटी नहीं भी है तो भी आपको राइटिंग में देना होगा, डॉक्टर को राइटिंग में देना होगा, भाई दिस पर्सन the certificate, the disability for which you have applied for assessment is not present in you, और ये आपके पास डिसेबिलिटी है ही नहीं करके जो डॉक्टर ने आपको देना होगा। सो certifying non-disability then becomes as important as certifying disability under this act, and this is a provision that was not really legally present for you under PWD Act 1995. This is an important land change. और तीसरी बात है कि this is very important, subsection 3 of section 58, certificate granted under this section, granted under this chapter, is applicable across the country. Now this is an important one. अगर कोई इस section, इस chapter की importance पूछेंगे तो मैं कहता हूं ये इसका इंपॉर्टेंस इस सबसेक्शन में है। दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव इन अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट। देयरफॉर एक बार ऐसा होता था, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर वो लोग एक्सेप्ट करना है तो करते थे, अगर नहीं करना है तो फिर आपको रीसर्टिफिकेशन के लिए भेजते थे उस समय पर। वो क्योंकि कहीं नहीं लिखा था भी सेंट्रली एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है, तो बहुत वेग था। तो इसीलिए इस एक्ट में तो एक साफ सीधा कहा, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 58, it is certification sorry given under this act is applicable across the country. अगर जो केंद्र सरकार की फॉर्मेट में केंद्र सरकार की नोटिफाई किए गए असेसमेंट के गाइडलाइंस के आधार पर एक्ट के अंदर स्पेसिफाई किए हुए डिसेबिलिटी अगर आपके पास है
और उस सर्टिफिकेट आपके पास, तो वो देश में कहीं भी चल सकता है. So it's applicable across the country. And the only thing is it has to be in the same format that central government has notified. And of course your disability should be part of the specified disabilities in the schedule. अगर ये दोनों बात अगर आपके पास है, तो then your disability can be your certificate can be applicable and should be applicable across the country. That's a good news of the act. Right. तो दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि आपका सर्टिफिकेट जो पूरे इंडिया में वैलिड है. अब सेक्शन 59 की हम बात करते हैं, अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी. जी, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास कहीं राज्यों में 1995 एक्ट के अंदर भी वो था, लेकिन इतना इम्प्लीमेंटेशन कई राज्यों में वो प्रोविजन नहीं था. क्या आपके पास कोई डॉक्टर ने रॉन्गली सर्टिफाई किया, फॉर एग्जाम्पल आप 100% डिसेबल्ड है, लेकिन कोई डॉक्टर ने किसी कारण से आपको सिर्फ 70% की डिसेबिलिटी ही दी है, क्या आपको कोई राय है? अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कहीं राज्य सरकारों के पास अपेलेट अथॉरिटी कहते हैं, जो अपील करने के लिए आपकी कोई अथॉरिटी नहीं था. कई राज्यों में वो था, लेकिन बहुत राज्यों में नहीं था. इसीलिए इस कानून में इस बात को भी बहुत साफ सीधा कहा गया, भाई आपके पास एक अपेलेट अथॉरिटी भी होना चाहिए. ये अपेलेट अथॉरिटी, ये भी बहुत साफ सीधा कहा गया, वो राज्य सरकार ने तय किया जाएगा. राज्य सरकार तय किएगी, राज्य सरकार नोटिफाई करेगी. उसका मतलब मैं ये समझता हूँ, थोड़ा कानून से हट के मैं सोच रहा हूँ, जो भी केंद्र सरकार हॉस्पिटल्स हैं, वो सब केंद्र सरकार हॉस्पिटल्स सर्टिफाइंग अथॉरिटीज भी वही होगा और अपेलेट अथॉरिटी भी वही होगा. आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि इस सेक्शन 59 में ये बात एकदम वेरी क्लियरली कहा गया कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट you will apply to a appellate authority constituted by the state government. उसका मतलब क्या है? appropriate government नहीं कहा गया. appropriate government की शब्द यूज किया जाता तो हम सोचते होंगे कि भाई ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार. सिर्फ ये राज्य सरकार की बात ही कहा गया. उसका मतलब ये हो सकता है, एक वन इंटरप्रिटेशन, अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा रन कर रहे हैं जो हॉस्पिटल्स होगा, एम्स फॉर एग्जाम्पल, सफदरजंग है, एम्स है दिल्ली में, या ऐसे कोई हॉस्पिटल है, वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी और अपेलेट अथॉरिटी भी वही होगा. लेकिन राज्य सरकारों में सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, मतलब जो हॉस्पिटल में आपको सर्टिफिकेट देते हैं, वो अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटी एक सेपरेट बॉडी होती है. इस अपेलेट अथॉरिटी को भी केंद्र राज्य सरकार एक सेपरेट नोटिफाई करना होगा. इसका मतलब है कि अगर सर्टिफिकेट आपको गलती से, अगर आपको लगता है कोई परसेंटेज गलती दिए, कम दिए हैं आपको परसेंटेज, ज्यादा मिलना था, या आप कोई डॉक्टर ने लिख दिया है भाई आपको डिसेबिलिटी है ही नहीं, तब भी आप अपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं. वो अपेलेट अथॉरिटी फिर अगर चाहें तो आपको रीअसेस करेंगे और रीसर्टिफाई करेंगे, या नहीं तो आपको फिर वापस भेजेंगे, वट एवर द सर्कमस्टेंसेस. बट देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपेलेट अथॉरिटी. अपेलेट अथॉरिटी के पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट, you can challenge the decision of the certifying authority with the appellate authority. This is again an important provision legally provided in this act, which was not. Applicant को कैसे पता चलेगा कि appellate authority है भी है? अगर है तो कहाँ है? हर एक राज्य सरकार, this is shall designate, उसका मतलब है हर एक राज्य सरकार नोटिफाई करना होगा. इसमें तो लिखा गया है नोटिफाई. सो नोटिफाई मतलब गजट नोटिफिकेशन देंगे या गवर्नमेंट ऑर्डर देंगे, जीओ देंगे, भाई ये अपेलेट अथॉरिटीज हैं. यूजुअली हर एक ये होता है प्रैक्टिकली, हर एक डिसेबिलिटी के एक एक जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, उस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल को लेके अपेलेट अथॉरिटी के, मतलब अपेलेट अथॉरिटी नोटिफाई किए जाते हैं. हर एक राज्य सरकार ने एक एक डिसेबिलिटी के ऊपर यूजुअली एक एक बड़ी हॉस्पिटल जो भी होगा वो अपेलेट अथॉरिटी होती है. So that's how it is done, but it is the duty of the state government to notify such appellate authorities. So appellate authority तो होना ही है. So that is no question that no state can deny this
I think most of the state governments have already done it. अगर ये तो बहुत important provision है, अगर ये तो because the whole implementation of the act actually depends on the certification. तो इस बात को तो कोई neglect कर ही नहीं सकता. So I think of course अगर कोई राज्य सरकार ने notify नहीं किया appellate authority, then of course one can immediately look into it and make a submission for it. But as far as I understand, many states did not notify the rules, but they have notified certifying authorities as well as the appellant authorities as well. Great. On receipt of appeal, again, appellate authority decide करके in writing applicant को decide करना होगा जिस format में applicant को information देना है, जवाब देना है. Again, राज्य सरकार एक procedure तैयार किया जाएगा, उसी प्रोसीजर के आधार पर appellant अथॉरिटी जो भी होगा वो एप्लीकेंट को जो चैलेंज किए हैं वो एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन देंगे और जवाब देंगे. सो अगेन सी certification, let me again go back. Your certification, rejection of your application for your certification, your appeal either in your favor or against you, all has to be all has to be in a prescribed format. Yeah, Raj Sarkar most of the time these formats except medical certificate भी format जो है वो तो केंद्र सरकार, लेकिन except that all other formats are decided by prepared by the state government, notified by the state government. उसी format पे ही पूरा business चलना है. ऐसा नहीं कि कोई पेपर लेके मैं लिख के दे दिया आपको, ऐसा नहीं चलेगा. So this is also important for the state governments to prepare those procedures, prepare those formats. वो formats prepare करके notify करके public domain में रखना होगा. So when you are being rejected, your certificate is being rejected, your case is being rejected, you have to see that you are being communicated in a prescribed format through a prescribed procedure. So that again is very important. So that's the, I think that's the gist of the chapter. इस ये बात को हम close करने से पहले, one of the changes at least we want to point out for you, for example, in the PWD Act we had a medical certificate issued by board. इससे पहले वो बात होती थी, कई स्टेट में बोर्ड नहीं था, एक ही पर्सन इश्यू कर रहे थे. कई पर्सन मेडिकल, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स यूज्ड टू इश्यू इन बोर्ड्स. बोर्ड मतलब कोई आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जो भी होता है, उसमें एक द सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल यूज्ड टू बी द चेयरमैन, एंड देन देयर आर 2 doctors. All 3 of them have to sign. Then they call it issued by a board, medical board. Now, interestingly, if you look at very carefully the guidelines issued by the central government in January 2018, वो board को I don't say board को निकाल दिया गया, I don't say, but board doesn't matter anymore. The procedure for certification under the new act is slightly different. For example, if you are going for a blindness certificate, a designated doctor, ophthalmologist, can easily certify. Nothing to do with the chairperson of the superintendent of the general hospital. अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ आप जनरल हॉस्पिटल ही जाना है, ऐसा नहीं है. लेकिन इससे पहले वो कंपलसरी होता था मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. इन सम सेंसेस सर्टिफाइंग डॉक्टर्स जो भी है विद रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, दैट हैज बीन वेरी मच सिंप्लीफाइड. सो यू कैन गो टू अ सिंगल डॉक्टर कैन सर्टिफाई प्रोवाइडेड ही हैज दैट अथॉरिटी. वो नोटिफाई किया, मतलब उस नोटिफिकेशन में वो हॉस्पिटल होना चाहिए, and that doctor should have been fit to give that certificate. Of course, now the procedure is all this is being done online, but the important thing is the doctor has to give that certificate on the format. इससे पहले मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट्स देते थे, लेकिन एक से कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं था. Therefore, most of the time the medical certificates were used to be validated based on the stamp of 3 doctors in a general district hospital. अब वही एक पैरामीटर बनती थी उससे पहले. Now that is not a parameter anymore. The parameter is the format. Is it in the format? And is the doctor a qualified doctor
अंडर असेसमेंट, उस डिटेल्स पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वालिफाइड कौन डॉक्टर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को कोई सर्टिफिकेट देना है, ही शुड बी ए साइकियाट्रिस्ट, एमडी इन साइकियाट्री एज पर द न्यू गाइडलाइंस. इसी तरह एक एक डिसेबिलिटी को सर्टिफाई करने के लिए एक एक स्पेशलिस्ट को मेंशन किया है. वो स्पेशलाइजेशन उनके पास होना चाहिए. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द रूल ऑल्सो इज any doctor who certifies under the new act procedure, he should without fail mention his medical registration number. उससे पहले भी होता था, लेकिन most of the time that nobody bothered about it because they were only looking for medical board. Now certifying doctors medical registration becomes very important, and because all the more it is going online, it is visible publicly, so one of the assumptions is that there is a less chance for fraud. It is flexible, at the same time it is most of the time qualified doctor based certification, board based certification नहीं है. Right. So therefore, तो एक चीज इसमें ये भी अच्छी हुई है ना, पहले 3 लोग होते थे, कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कोई छुट्टी पे, आज एक नहीं आया, तो थोड़ा प्रोसीजर सही हो गया. जी एकदम वो उस तरह अगर देखेंगे तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खास करके यूनिफॉर्म फॉर्मेट भी मैं बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था. Absolutely, yes. So in that sense it's good, but of course we cannot go into that because we're not talking about the act. It is not a grievance session, but the way the Swalamban is operating practically on the ground is not so satisfying. It's taking months of time, and probably we should have had a time limit for certification. वो कहीं रूल्स में ना कानून में आपको सर्टिफाइंग की गाइडलाइंस टाइमलाइन नहीं है. अगर कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं, किस समय में आप असेसमेंट करना है, किस समय तक आपको अगर रिजेक्ट भी करना हो तो क्या टाइम है उसमें आप रिजेक्ट कर सकते हो, वो गाइडलाइंस कहीं नहीं है, कहीं नहीं लिखा है. सो देयरफॉर आई थिंक द बिग प्रॉब्लम इज मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर ईयर्स टुगेदर फॉर सर्टिफिकेशन. ठीक है, अब असेसमेंट गाइडलाइंस केंद्र सरकार से आ रहे हैं, लेकिन lot of ground is left for the state governments. Most of the state governments are doing very poor as far as that implementation is concerned. I think there is some streamline still to be done, particularly with the time limits. So that's a very important time limit. बाकी अगर कई चैप्टर्स में जब हमने डिस्कस किया तो हर जगह मेंशन किया है कि आपके 60 डेज है, या 6 मंथ है, या 90 डेज है. तो इस चैप्टर में दिस थिंग इज मिसिंग. एब्सोल्युटली मिसिंग. एंड हम का जब एक्ट तैयार हो रहा था उसका हमारा ये भी एक डिमांड था, भाई ठीक है अपेलेट पावर है, अगर कोई रॉन्गली सर्टिफाई किया या सर्टिफिकेट नहीं किया, अपील करने के लिए हमको एक प्रोविजन दिए हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन क्या कोई डॉक्टर ने विलफुली रॉन्ग सर्टिफिकेशन दिया? कोई किसी को 40% डिसेबिलिटी है या 30% डिसेबिलिटी है लेकिन 40% दे दिया, क्या उस डॉक्टर के अगेंस्ट आप कोई एक्शन लेने की प्रोविजन नहीं है? जो कहें कि उस समय पे जवाब ये था ऑफिशियली भी कि भाई अगर वो प्रोविजन हम इंसर्ट करेंगे तो कोई डॉक्टर सर्टिफाई ही नहीं करेंगे आपको. वो सरकार की जवाब था. तो दैट इज ऑल्सो स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग बिकॉज what is the penal provision for doctors? Of course, when we go to section 92 and 93, probably we'll talk about it. Wrong certification is also an offense, but it is not a big offense. So I think if there is one missing section in this chapter, that is a penal provision for wrong medical certification. वो अभी भी missing है. We hope something can be done on that part as well. Right. ये दो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बताई हैं. एक टाइम बाउंड ना होना और ये डॉक्टर अगर अपनी मर्जी से इशू कर दे फेक सर्टिफिकेट. तो फिर एक सवाल मैं यहाँ जाते जाते आपसे जानना चाहता हूँ. अभी हमने कई खबरों में सुना कि कुछ फेक सर्टिफिकेट पकड़े गए हैं, तो वो कैसे पकड़ते हैं? फिर किस तरह की अथॉरिटी इस पे काम कर रही है? जैसे किसी ने कर दिया और जब यूडीआईडी कार्ड बन रहा है तो देन दे रिकॉग्नाइज कि ये डिसेबिलिटी, ये फेक सर्टिफिकेट है. इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दानिश जी, क्योंकि अगर अपील सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 59, अपील करने की जो स्कोप है बहुत कम दिखता है मुझे. किस ग्राउंड्स पर अपील कर सकते हैं? मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला या सर्टिफिकेट गलती सर्टिफिकेट मिला. क्या मैं किसी के अगेंस्ट, अगर किसी के पास एक गलती सर्टिफिकेट है कि कोई डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को
इच्छा से ही रॉन्ग सर्टिफिकेट, गलती सर्टिफिकेट दिया, वो मुझे पावर है अंडर एक्ट वो अपील करने के लिए, वो नहीं है मेरे पास। सो गलती सर्टिफिकेट्स कहाँ से आ रहा है, किस तरह पकड़ रहे हैं? ऑफ कोर्स वन वे ऑफ नोइंग इज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट्स। जो यूजुअली रिक्रूटमेंट समय पर आपको रीअसेसमेंट होती है, वो पावर तो लोगों के पास है। जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट है वो लोग यूजुअली ये करते हैं, अपेलेंट अथॉरिटी को वो सर्टिफिकेट बेचकर, कई राज्य सरकारों में ये प्रोविजन है, फिर व्यक्ति को वहां पे दोबारा भेजते हैं रीसर्टिफिकेशन के लिए। मतलब अपेलेंट अथॉरिटी जो भी होगा वो सर्टिफिकेट देखेंगे, फिर असेसमेंट भी करेंगे। उस समय पे ये गलती या नकली पत्र जो भी है वो बाहर आ रहा है। लेकिन वो तो हजारों पर ऐसी सर्टिफिकेट बहुत है जो रीअसेसमेंट होती नहीं है। ये ऐसी प्रोविजन हमेशा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कई डिवीजन में ये रीअसेसमेंट है, लेकिन कई डिवीजन में ये रीअसेसमेंट होता ही नहीं। जो सर्टिफिकेट ऑलरेडी है वही सर्टिफिकेट लेंगे और नौकरी भी दे देंगे। क्या मतलब वो रीअसेसमेंट भी एक कंपलसरी प्रोविजन बनना है, वो इम्पोर्टेंट बात है। जो रीअसेसमेंट जब नहीं होता है, आप जो सही कहे हैं, वो बाहर आते नहीं वो केसेस। सो वो रीअसेसमेंट प्रोविजंस कानून पे है, कहीं है ही नहीं है, लेकिन यूजुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। अभी डीओपीटी का जो प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का ऑर्डर आया है, उसमें ये कहा गया है कि आपको प्रमोशन के टाइम पे भी अथॉरिटीज रीवेरीफाई करवा सकती हैं। तो मेरा यही पॉइंट था कि अगर ये इशू है तो अ लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस प्रोविजन की हरासमेंट होगी जब आपके पास एक बार ही है। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सर्टिफाई दैट पर्सन अगेन कि वेदर ही इज हिज सर्टिफिकेट इज जेन्युइन और फेक। ये भी हम अगर थोड़ा श्रोताओं के लिए बताने दीजिए कि भाई अगर आजकल जो सर्टिफिकेट आ रहे हैं फॉर्मेट में एक कॉलम है, इज दिस अ टेम्पररी डिसेबिलिटी और परमानेंट। टेम्पररी का मतलब अगर इस टेम्पररी है तो द सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 5 years। अगर 5 years से कम भी है तो डॉक्टर ने लिखेंगे नो दिस सर्टिफिकेट इज अ टेम्पररी वन, कैन बी वैलिड फॉर 3 years। अगर डॉक्टर चाहे तो लिख सकते हैं। यूजुअली इट इज 5 years। अगर कोई किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी परमानेंट है तो परमानेंट कॉलम टिक करते हैं डॉक्टर। अगर आपके पास परमानेंट डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट है तो देन यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, देन देयर इज नो नीड फॉर रीअसेसमेंट। क्योंकि आप बोल रहे हैं सही है, कोई इस प्रोविजन को लेके लोग थोड़ा डर रहे हैं। अगर आप परमानेंटली डिसेबल्ड हैं तो डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट जो नया फॉर्मेट में क्लियर कट कॉलम है, इज इट अ परमानेंट डिसेबिलिटी और टेम्पररी डिसेबिलिटी। अगर परमानेंटली लिखा गया, यू कैन इवन go to the court and say you don't have to be assessed at all. This provision of reassessment is valid only for the people having temporary medical certificate. So that has to be made very, very clear. Okay. Thank you so much for this information. इसी के साथ चैप्टर 10 होता है खत्म। आज ये सर्टिफिकेशन के बारे में था पूरा। उम्मीद है कि अब पूरी डिटेल आपको मिल गई होगी, कैसे सर्टिफिकेशन की गाइडलाइंस हैं, कौन अथॉरिटी है, प्रोसीजर क्या है और आप कैसे अपील कर सकते हैं। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा है। मिलेंगे अगले सप्ताह, उस पर बातचीत होगी। तब तक दीजिए हमें इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। A great opportunity for persons with disabilities and underprivileged youth in India. Deepastam Foundation's Manobal is a unique residential institute giving free training for competitive examinations, higher education, technology, and personality development to disabled, orphans, and economically weaker students of India. To build an inclusive society of sensible human beings by giving equal opportunity to all underprivileged youth, Deepastam Foundation Manobal offers you a great opportunity to achieve higher education. We are inviting applications for an All India Entrance Examination for students. Manobal offers residential and online training for different competitive examinations like UPSC, SSC, IBPS, Railways, MSW entrance, MBA entrance and other entrance exams.
coaching and accessible study material for all higher education courses after 12th and graduation. Who can apply? Persons with disabilities, visually impaired, hearing impaired, orthopedic, and all other with disabilities are eligible. Orphan students, scheduled tribe and scheduled caste, economically weaker section from any caste and religion can apply. 20 seats are reserved for chronic disabled students for 11 and 12th standard. What do we offer? Total accessible campus, integrated facilities of training, residence and food